Good morning, students. In the previous class, we are going to discuss about the question and answer of the chapter A Glimpse of the Past. Glimpse of Past चैप्टर जो था उसका पिछली क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन हल किया था और मैंने बताया था कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करवाए जाएंगे। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार ढंग से उसको पढ़िएगा। यू आर गोइंग टू फील द डिफरेंस। आपको लगेगा कि वी आर स्टडी इन द क्लासरूम और आप इंजॉय के साथ पढ़िएगा। पैशन होना चाहिए, पढ़ने को पैशन बनाना हमें। जैसे पढ़ाने को पैशन बनाते हैं वैसे पढ़ने को भी पैशन बनाना होता है। एवरीथिंग यू कैन रिवीजन या यू कैन रीड इट, जो कुछ भी आप पढ़ें या लिखें वो आपको याद होना चाहिए। तो अपना चैप्टर है क्लास 8th, क्या रहेगा? क्लास 8th, glimpses of the past, अतीत की झलकियां। क्या रहेगा? हमारा अतीत जो पीछे बीत चुका है उसकी कुछ यादें तरोताजा करनी है कि हमारी पूर्वज जो है वो कैसे रहते थे, किस प्रकार की सरकारें थी, किस प्रकार के राज शासन था, किस प्रकार हम अंग्रेजों के गुलाम हुए, किस प्रकार हमारे राजाओं में दूरदृष्टि का अभाव था, किस प्रकार हमारे साथ भेदभाव होता था, किस प्रकार से कंपनी ने हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनके ऊपर अत्याचार किए और किस प्रकार से हमारे लोग उनके खिलाफ खड़े हुए और उनको देश छोड़ने के लिए पहली बार 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, किस प्रकार सैनिकों ने, लोगों ने, जनता ने, पब्लिक ने सपोर्ट किया, उसको पिक्टोरियल परिदृश्य आपके सामने रखा। पिक्टोरियल का मतलब चित्रात्मक वर्णन रखा गया है। चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो हर एक बात में आपको कुछ चित्र दिखाई देंगे। उस चित्र को देख करके आप फील कर सकते हैं कि किस प्रकार से। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम हल करने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चंस जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, कुछ तस्वीरें मैं आपको कैमरे के सामने दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन पिक्चर 2 यानी पिक्चर जो सेकंड है उसके अंदर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हो? इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज, by the companies superior weapons, weapons, वेपन्स, सुपीरियर वेपन्स यानी उत्कृष्ट हथियारों के बलबूते पर, सुपीरियर वेपन्स और क्वेश्चन मार्क, ये अपना क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है। जब तक आपने क्वेश्चन को नहीं समझा आंसर देना मुनासिब नहीं होगा। जैसे ही आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया है, क्वेश्चन को आपने समझ लिया है, आपका उत्तर देना उतना ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये कहा जाएगा कि चित्र संख्या इन पिक्चर 2, चित्र संख्या 2 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स, कि चित्र संख्या 2 में कंपनी के उत्कृष्ट हथियारों से तुम क्या समझते हो या आप लोग क्या समझते हो। हमने ये लिखा हुआ है, जैसे इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो पिक्टोरियल नंबर चित्र नंबर 2 है इसमें लिखा था कंपनीज कॉन्सिक्वेंसेज, फिर इसमें लिखा था विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, आप लोग थोड़ा नजदीक से देख सकते हैं, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 8th सेंचुरी, कि 18वीं शताब्दी के अंदर अपने सुपीरियर वेपन से, उत्कृष्ट हथियारों से किस प्रकार से 18वीं शताब्दी जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी। यहाँ पर उसके कई कॉलोनीज थी। कॉलोनीज का मतलब पूरी दुनिया भर में उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे, व्यापार स्थापित कर लिया था। आज जो डेवलप कंट्री बना हुआ बैठा है वो हमारा ही पैसा आप लोगों ने वहां ले जाकर के, तो अब हमें समझना है। तो इसके मैं आंसर की तरफ बढ़ना चाहूंगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का यदि हम आंसर लेते हैं, अब बाय कंपनी से स्टार्ट करेंगे तो बाय द कंपनी के नाम से ले लेते हैं। बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स, बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स, कंपनी सुपीरियर वेपन्स यानी बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स यानी कंपनी के सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट हथियारों से, वी मीन्स लेटेस्ट गन्स, वी मीन्स लेटेस्ट गन्स यानी सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट प्रकार की बंदूकें जो है उनके पास उपलब्ध थी, गन्स थी। एंड अलॉन्ग विथ ऑल देयर डिप्लोमेसी, एंड अलॉन्ग विथ देयर डिप्लोमेसी, भारतीय सेना के पास या भारतीय रजवाड़ों के पास वो उत्कृष्ट हथियार प्रणाली नहीं थी, वो तलवारों से, भालों से, तीरों से युद्ध करना चाहते थे। और अंग्रेज यूरोपीय जो लोग थे उनके पास सुपीरियर वेपन्स थे, उनके पास तोपखाने थे, उसके पास उत्कृष्ट प्रकार की गन्स थी। तो हमारा सुपीरियर वेपन्स का मीनिंग ये होता है वी मीन्स लेटेस्ट गन्स एंड अलॉन्ग विथ देयर डिप्लोमेसी, कि हमारे पास उत्कृष्ट प्रकार की बंदूकें और समस्त कूटनीतिक ताकत और नियम जो थे वो हमारे पास थे। डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथ, रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए अलॉन्ग विथ देयर डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड regulations, rules and regulations, rules and regulations। देखिए बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स मीन, कंपनी के उत्कृष्ट हथियारों से हमारा मतलब है वी मीन्स लेटेस्ट गन्स, उसके पास उत्कृष्ट प्रकार की बंदूकें थी। अलॉन्ग विथ देयर डिप्लोमेसी, और उनके अलावा उनकी डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि उनकी कूटनीति थी, स्ट्रेंथ ताकत थी, रूल्स नियम थे, और रेगुलेशंस कानून कायदे थे, कि उसके पास अच्छे कानून कायदे, कानूनज्ञ, विशेषज्ञ और ये सब सलाह देने वाले लोग उसके पास उपलब्ध नियमों और कानूनों से भी वो ज़्यादा उत्कृष्ट थे। इस प्रकार से पिक्चर जो 2 है उसके हिसाब से भारतीय जो लोग हैं उनकी तुलना में ब्रिटिशर्स जो थे, कंपनी के जो लोग थे, उनके पास हथियार श्रेष्ठ थे, उनकी कूटनीति डिप्लोमेसी अच्छी थी, स्ट्रेंथ ताकत अच्छी थी, रूल्स अच्छे थे, एंड रेगुलेशंस यानी नियम या कानून कायदे हैं वो भी अच्छे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज एन आर्टिसियन। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 3, हु is an artisans, who is artisans and why do you, who is artisans and why do you think, why do you think, भाई कलाकार कौन, शिल्पकार कौन थे, तुम क्या सोचते हो कि शिल्पकारों को पीड़ित किया गया। Why do you think the artisans were suffered, SUFFERED,
और क्या तुम सोचते हो या क्या आप सोचते हो कि जो कलाकार थे, जो शिल्पकार थे, जो आर्टिशियंस थे, वो पीड़ित थे या उन्हें पीड़ित किया जाता था या उन्हें दबाया जाता था? कहने का मतलब हु इज एन आर्टिसंस, कला शिल्पकार कौन थे, एंड व्हाट डू यू थिंक द आर्टिसंस वर सफर्ड? क्या उन कलाकारों को, उन शिल्पकारों को प्रेशराइज किया जाता था, पीड़ित किया जाता था? एन आर्टिशियन इज ए स्किल्ड वर्कमैन। अब बताओ एक आर्टिशियन कौन होता है, एक शिल्पकार कौन होता है? जिसे किसी काम को करने की कला आती है। जैसे मकान बनाने की शिल्पकारी किसके पास होती है? मिस्त्री के पास, मेसन के पास होती है। उसमें भी चित्रकारी की कला अलग लोगों के पास होती है। हमारे देश में छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो थे, लघु उद्योग जो थे, उसमें लोग अपनी शिल्प ही के माध्यम से यहाँ छोटे छोटे रोजगार पैदा करके अपना काम करते थे। तो अंग्रेजों ने उनको पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया और मशीनों से बना हुआ माल यहाँ बेचना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनकी रोजी रोटी छिनती गई और वो लोग क्या हो गए, परेशान होते चले गए। तो अब सबसे पहले आर्टिशियंस होता कौन है? हु इज एन आर्टिशियंस? जिसके पास कोई कला होती है, जो स्किल होता है, निपुण होता है, सक्षम होता है। तो एन आर्टिशियन इज एन आर्टिशियंस इज ए स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब निपुण व्यक्ति, इज ए स्किल्ड वर्कमैन, ए स्किल्ड वर्कमैन, किसी कला को जानने वाला व्यक्ति जो शिल्पकार होता है। जैसे मिस्त्री होता है, चिनाई का काम उसको आता है, वही कर सकता है, हम लोगों को नहीं आता, हम नहीं कर सकते। टीचिंग की क्वालिटी हमारे पास है तो एक मजदूर टीचिंग नहीं करवा सकता क्योंकि वो उस प्रोफेशन में नहीं है। तो एन आर्टिसन इज ए स्किल्ड वर्कमैन होता है, एक निपुण कामगार होता है, कलाकार होता है, काम करने वाला होता है। उसके बाद यदि हम बात करें, कुशल कारीगर होता है। द थम्स ऑफ एक्सपर्ट, द थम्स ऑफ एक्सपर्ट, द थम्स ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब किसी काम को जानने वाला व्यक्ति, यदि हाथ से काम करता है तो उसका थंब काट लिया जाता है, उसका अंगूठा काट दिया जाएगा। अगर लिखने वाले का अंगूठा काटे तो वो अंगुली से कैसे लिखेगा? इस प्रकार चिनाई करने वाले व्यक्ति का हाथ काट दिया जाता था तो वो काम कैसे करेगा? तो नई जो टेक्निक लोग थे, तो एक्सपर्ट आर्टिशियंस वर चॉप्ड। तो द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिशियंस were chopped off so that, और इसलिए so that they could not made, so that they could not made। अगर उनके अंगूठे वगैरह, एक्सपर्ट्स के जो अंगूठे वगैरह काट लिए जाते हैं, द एक्सपर्ट आर्टिसंस वर चॉप्ड ऑफ, उनके अंगूठे काट दिए जाते, सो दैट, इसलिए दे कुड नॉट मेड, अगर वो नहीं बना पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे? कुड नॉट मेक गुड थिंग्स, गुड थिंग्स। अगर उनके अंगूठे काट दिए जाते हैं तो वो उतनी अच्छी वस्तुएं हैं उनका निर्माण नहीं कर पाएंगे, थिंग्स एनीमोर, आगे वो और ज्यादा अच्छी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अगर वस्तुएं अच्छी नहीं होगी तो लोग उन्हें खरीदेंगे नहीं, उसका घर बर्बाद हो जाएगा, उसका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, उसका धंधा है वो तबाह हो जाएगा। दस द इंडियंस है, इसलिए दस द इंडियंस हैड, इसलिए भारतीयों के ऊपर क्या ये अत्याचार है वो बढ़ने लगे। दस द इंडियंस हैड टू बाई द, अब उसको क्या खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा? देखना, 10 इस प्रकार से द इंडियंस हैड टू बाई द ब्रिटिश, अब वो ब्रिटिश प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे, टू बाई द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। भारतीय शिल्पकारों के अंगूठे काट लिए जाते थे ताकि वो और अच्छे वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सके,
इसलिए इंडियन लोगों को ब्रिटिश प्रोडक्ट है वो खरीदने पड़े, मजबूर हो जाए, और भारतीय जो कामगार हैं उनका धंधा चौपट हो जाए। ब्रिटेन में बनी हुई मशीनों के द्वारा बनी हुई चीजें, वो प्रोडक्ट्स है वो खरीदने के लिए भारतीयों को मजबूर किया जाता था, उनकी रोजी रोटी को छीना जाता था। इस प्रकार की एक्टिविटी है वो कंपनी के लोगों के द्वारा की जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। थोड़ा मैं इसको हटा देता हूं। और आप लोगों को होमवर्क के रूप में भी यही क्वेश्चंस हैं वो ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच पिक्चर, कौन सी तस्वीर है, विच पिक्चर, कौन सी तस्वीर है, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू, according to you, which picture according to you reveals the first spark, reveals the first spark, reveals the first spark of the fire of revolt, of the fire of रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब आंदोलन की पहली चिंगारी जो है वो कब पनपी थी, इसको लेकर के सवाल। विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू revealed the first spark of the fire of the revolt, यानी आपके राय के अनुसार या आपके अनुसार कौन सी पिक्चर जो है, कौन सी तस्वीर जो है कि आंदोलन की पहली चिंगारी को प्रस्तुत करती है। तो हमने पढ़ा है कि मंगल पांडे वाली जो पिक्चर है वो 7th पिक्चर है, वो प्रेजेंट कर रही है उसमें। जैसे 7th वाला आपने पढ़ा था द स्पार्क 1855 to 57 वाला, उसमें मंगल पांडे ने उस अधिकारी का जब मर्डर किया था, आक्रमण किया था, तो वो इसका आंसर बनेगा। तो पिक्चर 7 इन माय ओपिनियन, आंसर पिक्चर 7 is my opinion, is my opinion, picture 7 in my opinion reveals the first spark, reveals the first spark, reveals the first spark. Picture 7 is in my opinion reveals the first spark of the fire of revolt, of the fire of revolt, fire of revolt, fire of revolt. It describes सिपाही, ए सिपाही मंगल पांडे, ए सिपाही मंगल पांडे, इट डिस्क्राइब्स ए सिपाही मंगल पांडेज अटैक, मंगल पांडे is attacked to the British officer, to the British officer, attack to the British officer of his regiment, of his regiment। कहने का मतलब क्या हुआ, पिक्चर 7 इज इन माय ओपिनियन, मेरे विचार से तस्वीर संख्या 7 ये बात प्रस्तुत करती है, रिवील्स द फर्स्ट स्टार ऑफ फायर ऑफ द रिवोल्ट,
विद्रोह की पहली चिंगारी जो है वो पिक्चर 7 या तस्वीर 7 में प्रस्तुत की गई है। इट डिस्क्राइब्स, और ये 7 जो तस्वीर है वो वर्णन करती है ए सिपाही मंगल पांडे इज अटैक्ड, कि मंगल पांडे ने एक अटैक कर दिया टू द ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ हिज रेजिमेंट, अपने ही रेजिमेंट के एक ब्रिटिश अधिकारी के ऊपर भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने आक्रमण कर दिया था। और ये बात इस तस्वीर के अंदर तस्दीक होती है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। और ये 4 क्वेश्चंस जो दिए मैंने आपको, वो आपको होमवर्क के रूप में भी करने, 4 क्वेश्चंस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपको HW के रूप में करने। थैंक यू वेरी मच।